नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ आपके लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके हमसे किसी भी तरह की कानूनी राय ले सकते हैं। हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, नंबर आपको बता देते हैं। 01206127 01206127 आज हम आपको आधार एक्ट के बारे में बताएंगे। आज हम बात करने वाले हैं आधार एक्ट के बारे में और आधार नंबर से जुड़े तमाम पहलुओं की ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता गुरुदत्त अंकोलेकर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार अंकोलेकर जी, आधार अधिनियम क्या है? नमस्कार सभी को। आधार अधिनियम जो है एक स्टैट्यूटरी एक्ट है जी जिससे एक आइडेंटिटी नंबर मिलता है सभी जो रहने वाले हैं भारत देश में उनके लिए। जी तो ये जो यूनिक आइडेंटिटी देने का जो सुझाव था, शुरुआत हुआ था 2001 के करीब, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। जी तब से ये बात शुरू हुआ। फिर 2009 के आसपास एक एक यूआईडीआई की ये हुआ, अथॉरिटी का गठन हुआ, जी जिसमें नंदन नीलेकणी बोल के एक वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन जी ही उनको अपॉइंट किया गया और उन्होंने ये सब कंसेप्चुलाइज किया, जी जिससे ये आगे बढ़ के ये आधार के शक्ल में आया। जी और इसको एक लीगल एंटिटी नेसेसिटी चाहिए था, इसीलिए आधार एक्ट ऑफ 2016 बनाया गया, जी जिसमें मेन फोकस जो है वो डिलीवरी सिस्टम पे है। जो आधार नंबर जो मिलता है उसका बेनिफिट लेके वो एक आइडेंटिटी बन जाता है, ताकि जो भी गवर्नमेंट का ट्रांसफर हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स या जो भी हो, वो सब आसानी से हो जाए। उसको ध्यान में रखते हुए और इसमें जो जो कानूनी प्रक्रिया है उन सबको क्लियर करने के लिए एक, एक एक्ट की जरूरत थी। आधार एक्ट 2016 बना था। जी ठीक है सर। ये जो यूनिक हाँ, आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है या आधार नंबर होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्या ये नागरिकता की या सिटीजनशिप की पहचान करने का वैध तरीका है, वैलिड है? आपका सवाल बहुत अच्छा है कि ये सिटीजनशिप को लेके नहीं है। जी आधार जो है, जो भी इस भारत देश में रह रहा है जी उन सभी के लिए एक आइडेंटिटी का मापक है, जिसको सिटीजनशिप के आधार पे नहीं होता है। जो भी ज्योग्राफिकल एरिया भारत देश में रह रहा है सभी को आधार रखने का अनुमति है। जी इवन नॉन रेसिडेंट इंडियंस, एनआरआई जो होते हैं, वो अगर 182 दिन से ज्यादा इंडिया में है तो वो भी रख सकते हैं। तो ये इसका मेन पर्पस वही है कि आइडेंटिटी हो। और ये इसमें बायोमेट्रिक है, मतलब आपके आंखों का जी स्कैन, आइरिस रेटिना स्कैन स्कैन सब और कुछ है। जी फिंगरप्रिंटिंग, जी जिसकी वजह से ये डुप्लीकेशन या फ्रॉड नहीं हो सकता है इसमें। जी इसीलिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिससे कोई पहचान जो होता है वो बहुत आसानी से हो जाता है। जी और इसका जो भी बेनिफिट है, इसका मेन उद्देश्य जो है, लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है जी वो ठीक से पहुंचा जाए और लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो। इसका पर्पस से ये बनाया गया है, ना कि ये कोई सिटीजनशिप वगैरह का डॉक्यूमेंट है। जी ठीक है सर। तो हाल ही में चल रहे बिहार में वोटर लिस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर नागरिकता और वोटर पर क्या कहा था? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, थोड़ा दर्शकों को समझाइए कि सुप्रीम कोर्ट का हाँ जी, हाँ। क्या कहना था। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, वो केस जो था, जी बिहार में समरी रिवीजन हो रहा था जी वोटर लिस्ट का, जिसमें
कुछ 11 डॉक्यूमेंट को मान्यता दी गई थी जी। और उन्होंने कहा था कि हम चाहते, जो इलेक्शन कमीशन का जो पक्ष था, उनका जी। ये कहना था कि हम फॉरेन वोटर्स को रखना नहीं चाहते, इसीलिए हम अ, जो भी है हम आधार को नहीं रखेंगे, हम उसको नहीं मानेंगे। उन्होंने सिर्फ 11 डॉक्यूमेंट्स का ये दिया था, लिस्ट दिया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सबसे अच्छा आइडेंटिटी वाला डॉक्यूमेंट है, इसको भी रखिए, तो ये 12 नंबर पे आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि ये कोई सिटीजनशिप वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, जी। पर आइडेंटिटी के हिसाब से ये बहुत सही डॉक्यूमेंट जी। ठीक है सर। है। तो बेसिकली ये आपका एड्रेस प्रूफ की तरह सर्व कर सकता है, लेकिन अगर बोले कि आप सिटीजन हैं इंडिया के लिए, तो इसके लिए एक वैलिड प्रूफ आधार नहीं माना जा सकता है। दिस इज व्हाट नहीं यू आर हो सेइंग। सकता, सही कहा। जी। जी। ठीक है सर। तो आधार कौन सी अथॉरिटी जारी करती है? आधार के लिए एक अथॉरिटी है, उसका नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 2016 के एक्ट में इसका पूरा प्रावधान लिखा गया है जी। और ये अथॉरिटी जारी करती है आपका आधार का जो भी प्रोसेस होता है, जी। वो सारा उसी के द्वारा किया जाता है। जैसे आपका एनरोलमेंट होगा, फिर नंबर होगा, पहले टेम्पररी नंबर होगा, और जो भी रिवीजन होगा, चेंजेस होगा, ये सारी चीजें यूनिक आइडेंटिटी, UIDAI बोलते हैं इसको। यही मेन ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी है जी। जो इन सब चीजों को देखता है। ठीक है सर। सो बेसिकली UIDAI जो है वो आधार इशू करता है। तो आधार जो होता है, आधार कार्ड जो, ये क्या बैंक या स्कूल में पंजीकृत कराने के लिए एक ज़रूरी दस्तावेज है? ये जरूरी मैंडेटरी है इम्पोर्टेंट क्या? डॉक्यूमेंट मान सकते हैं, जी। पर ये ऐसा ये नहीं है कि अनिवार्य वाला डॉक्यूमेंट है। ओके। मतलब इसके बिना किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन ही नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। ओके। पर ये एक जरूरी डॉक्यूमेंट है आइडेंटिटी के लिए, और जो भी बेनिफिट मिलने वाला है बच्चे को, या आपके बैंक अकाउंट खोलते ही आपका KYC वगैरह होने के लिए, ये बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। पर ऐसा नहीं है कि अनिवार्य है, जी। इसके बिना किसी बच्चे को स्कूल में दाखिला ही नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। अभी बात किया हमने UIDAI के बारे में, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं विस्तार में कि क्या है बेसिकली, और ये क्या काम करती है, ये अथॉरिटी किस तरह से काम करती है, क्या कुछ प्रावधान रखे गए हैं? ये यूनिक आइडेंटिटी वाला जो अथॉरिटी है, जी। ये अपने में सारी चीजों को, जो आधार को लेके जो जो चीजें हैं, क्योंकि जी। आधार एक तो ऐसा है कि एक 12 डिजिट का नंबर है और ये यूनिक है। जितने भी भारत के सिटीजन्स हैं, सबके लिए यूनिक नंबर है। पर ऐसा है कि ये, इसका वो एक सेटअप है, इसका एक जो भी डेटा है उसको मैनेज करना है, और ताकि ये कोई उसके छेड़छाड़ ना हो, जी। और इसके स्कीम्स वगैरह जो भी है उसके लिए कैसे इसका यूज हो, ये सब आगे की सोचने के लिए एक अथॉरिटी है। और जी। किसी को कोई कंप्लेंट करना हो आधार को लेके, या मान लीजिए चेंजेस करना है, जी। उसके लिए भी प्रावधान वो सब अथॉरिटी ही करती है। जी। सो इट इज एन अथॉरिटी अंडर द स्टैट्यूट, और इसमें कौन कौन मेंबर रहेंगे वो सब स्टैट्यूट में दिया गया है, जो 2016 का एक्ट है, जी। आधार एक्ट में इसमें दिया गया है। ठीक है सर। आपने आधार एक्ट 2016 की बात की है, तो आधार नंबर के लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी रखी गई है कि ये लोग हैं जो उन नॉर्म्स में फॉल करते हैं, इनको आधार इशू हो सकता है और इनको नहीं हो सकता है? आधार जो है भारत में रह रहे सारे रेसिडेंट्स के लिए ओपन है। जी। ये न्यू बॉर्न से लेके जो बुजुर्ग है सबके लिए ओपन है। जी। और इसमें ज्योग्राफिकल डेटा वगैरह दिया जाता है, जो भी आपका मतलब आप कहाँ पे रह रहे हैं, आपका एड्रेस, जी। आइडेंटिफिकेशन के लिए जो बायोमेट्रिक लिया गया है, उसके अलावा एड्रेस वगैरह रहता है। तो ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है।
जी। और उसके लिए बेसिकली जो आपकी जन्म तिथि है उसका डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है और एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, और एक जो भी एनरोलमेंट सेंटर है वहां हुँ, जाके आप एनरोल करा सकते हो। ये एक पूरा एक सिस्टम है जो पिछले 10 साल से मतलब आप बोल सकते हैं कि पिछले 10 साल से ये लीगल हुआ है, 2016 के एक्ट से। उससे पहले भी 2009 में ही आधार का बांटना और एनरोलमेंट शुरू हुआ था। जी। तो ये एक पूरा प्रोसेस है एक आइडेंटिटी के लिए, और इसका ये चीज है कि कोई इसका डुप्लीकेट नहीं कर सकता है। ओके। डुप्लीकेशन से बचने के लिए ये बहुत अच्छा चीज है। और अ, क्योंकि गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये कौन है। अगर गवर्नमेंट किसी को कोई सुविधा देना चाहती है, पैसा ट्रांसफर करना चाहती है, सब्सिडी हो, बेनिफिट हो, तो आइडेंटिफाई करके डायरेक्टली उसको दे सकता है। ठीक है सर। अभी आपने बोला कि जो भी रेज़िडेंट्स हैं वो पात्र होते हैं आधार पाने के लिए, वो एलिजिबल होते हैं। तो कौन ऐसे लोग हैं जो एलिजिबल नहीं होते हैं? क्या कुछ ऐसा रखे गए हैं प्रावधान जिनमें कि ये व्यक्ति आधार के लिए एलिजिबल नहीं है? क्या कुछ नॉर्म्स रखे गए हैं? उसमें इतना ही है कि जो भी भारत में रेसिडेंट है वो ले सकता है। जी। नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो भी है हुँ, वो 182 डेज भारत में रहेंगे तभी उनको मिलेगा, उससे ये नहीं मिलेगा। और उनको एक आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देना रहता है। हुँ, मान लीजिएगा एड्रेस प्रूफ नहीं दे सकते हैं तो उसके लिए भी प्रावधान है। जैसे कोई मान लीजिए कोई डेस्टिट्यूट है, उनका भी आधार बनता है, जी। उसके लिए अलग रेगुलेशंस वगैरह है। हुँ, हुँ, जी। ठीक है सर। अभी आपने बात किया टॉडलर्स के बारे में या फिर जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनके बारे में, तो बच्चों से जुड़े आधार के क्या कुछ रूल्स रेगुलेशंस रखे गए हैं? बच्चों को जुड़ा हुआ जो भी है उनका 5 साल के उम्र में जब हो जाता है, पहले न्यूबॉर्न बेबी का भी आप आधार कर सकते हो, तो बायोमेट्रिक नहीं लेते। बायोमेट्रिक जो भी होता है 5 साल के बाद लेते हैं। और जो भी बच्चे होते हैं जिनका 5 साल के बाद आधार बनता है, उनको 15 साल के बाद उनको उसको अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि जो भी लेना रहता है ठीक बन के। तो बच्चों का जो है बायोमेट्रिक वगैरह 15 साल के उम्र में जो भी है वो कंप्लीटली बन जाता है। जी। तो जी। बच्चों को 2 स्टेज में होता है, पहला एक बार बन जाएगा आधार कार्ड, पर हम्म, 15 साल की उम्र के बाद हम्म, आपको अपडेट कराना पड़ेगा। ठीक है। आधार एक्ट के बारे में और आज हमारे साथ बतौर कानूनी विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं गुरुदत्त अंकोलेकर जी। लगातार आपसे जानकारियां साझा कर रहे हैं सर। आधार के लिए क्या कुछ खास दस्तावेजों की ज़रूरत होती है? क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं आधार बनाने के लिए? आधार बनाने के लिए जो है 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स आवश्यक होता है। एक होता है आपका आइडेंटिटी प्रूफ, दूसरा होता है एड्रेस प्रूफ, तीसरा होता है आपका डेट ऑफ बर्थ। जी। अब आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, रेशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये कोई भी दे सकते हैं। और एड्रेस के लिए भी वही होता है, जो भी आपका पैन पासपोर्ट होगा, वोटर आईडी होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, राशन कार्ड होगा, बैंक का पासबुक, या फिर कोई बिजली या टेलीफोन का बिल, ये सब आपका एड्रेस प्रूफ के लिए होगा। फिर होगा तीसरी जरूरत है आपकी डेट ऑफ बर्थ की। जी। डेट ऑफ बर्थ आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, या फिर 10th का मार्क्स कार्ड, जो भी एसएसएलसी का मार्क्स कार्ड होता है उस पर भी लिखा रहता है, जी। या फिर कोई यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट बॉडी अगर लिख के दे रहा है, तो वो सब आप जमा करके, अगर ये तीनों कैटेगरी के मतलब आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ, अगर तीनों के रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, तो आपको यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। और आधार डेटा की सुरक्षा के लिए यूआईडीआई द्वारा आखिर किस प्रकार के कानूनी प्रावधान रखे गए हैं? कैसे सुरक्षा की जाती है आधार नंबर की? ये बहुत अहम चीज है। जी। क्योंकि अभी जो आधार जैसे हमने बताया, ये 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, जी। और देशवासियों का सबके लिए एक यूनिक नंबर होगा।
और उतना ही नहीं, आपका बायोमेट्रिक डेटा, आपका जोग्राफिकल डेटा, वो सब उसी में फीड होगा। मतलब आप कितने उम्र के हो, ये सब चीजें उसमें फीड होगा। तो ये डेटा जो है, इसका सुरक्षा करने का जिम्मेदारी यूआईडीए का मेन है। जी। पर यूआईडीए जो है अपना जो भी एनरोलमेंट सेंटर्स वगैरह चलाती है, उसमें बहुत सारे इंटरमीडियरीज को लेती है, प्राइवेट लोगों को लेती है। हम्म। तो उन सब पे वो एक नॉन डिस्क्लोजर का एग्रीमेंट रखते हैं। जी। ऊपर ये यूआईडीए का हो गया। बाहर जो होते हैं, मतलब मान लीजिएगा आपने आपका आधार कार्ड बैंक में दे दिया, तो बैंक वाले होते हैं, सबके ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि आपका डेटा जो है वो मिसयूज ना हो। तो जी। आपका जो भी डेटा है हम्म। उसको ठीक से रखना है। जो आधार वाले हैं, जो यूआईडीए वाले हैं, उनके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो जो भी उनके साथ जुड़े हुए लोग रहते हैं, उनके ऊपर वो बहुत स्ट्रिक्ट निगरानी लगते हैं। और जो भी बायोमेट्रिक डेटा वगैरह होता है वो लॉक रखते हैं। और अगर मान लीजिएगा कोई अ, छेड़छाड़ होता है, जी। तो उसके लिए सख्त कानूनी प्रावधान है, जिसमें जेल भी हो सकता है और 10 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है सर। अभी आपने छेड़छाड़ की बात की है, टैम्परिंग की बात की है, तो ऐसे में क्या होता है कि मतलब आधार नंबर की गोपनीयता बनाए रखने के लिए का क्या खास नियम रखे गए हैं, या क्या खास प्रावधान रखे गए हैं कि आधार से छेड़छाड़ ना हो, किसी भी तरह की टैम्परिंग ना हो? ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जी। जैसे जैसे सीखते जा रहे हैं, वैसे वैसे चेंजेस होते रहे। जी। तो जैसे एक मास्किंग का प्रावधान है। जी। फिर लॉक, आधार लॉक, डेटा लॉक अनलॉक सर्विसेज का प्रावधान है। जी। फिर बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोविजंस वगैरह है। और जैसे कोई भी ना खोले, इसीलिए आपका आधार का जो भी ओटीपी वगैरह वेरिफिकेशन है, उस पे सिस्टम में भी बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। जी। और फैसिलिटीज वगैरह ये भी है। ऊपर से जो भी नया नया डेटा प्रोटेक्शन वाला कानून आता है, उसको भी मान के रहता है। मेन ये सब चीजें गोपनीय रखने का और ठीक से रखने का जिम्मेदारी जो है यूआईडीए का ही है। जी। और जैसे मैंने बताया, यूआईडीए बहुत लोगों का मदद लेता है इस हम्म। चीज में। तो एक एक सिस्टम बना के रखा है उन्होंने, हम्म। कि ताकि कोई ये जो भी टैंपरिंग ना हो और मिसयूज ना हो। हम्म। और ऊपर से जो भी बैंक वगैरह होते हैं, या कोई भी प्राइवेट पार्टी अगर आपसे कुछ लेता है, तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी बनता है कि वो आधार का डेटा जो भी उनके पास है वो किसी और को डिस्क्लोज ना करें। अगर वो करते हैं, तो जैसे मैंने बताया, उसमें क्रिमिनल एक्शन भी हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है सर। और अगर कोर्ट की बात की जाए, तो आधार में दिए गए डेट ऑफ बर्थ, नाम या एड्रेस की कानूनी मान्यता क्या है, और क्या इसे कोर्ट में एक स्थिर प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है? अब आधार इटसेल्फ टेक्स जो भी है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, और जैसे मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ के लिए जी। आधार एक आइडेंटिटी प्रूफ है, जिसमें सारा डेटा कलेक्टेड रहता है। जैसे आप कहाँ पे रह रहे हो, आपका आइडेंटिटी, और तीसरा आपका डेट ऑफ बर्थ। पर दीज आर ऑल बेस्ड ऑन बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स रहता है ना, उसके ऊपर रहता है। जी। तो कोर्ट में ऐसा नहीं है कि आपने आधार डाल दिया तो वही फाइनल है। इट ऑल डिपेंड्स कि किस पर्पस के लिए आप कोर्ट जा रहे हो और क्या कर रहे हो। क्योंकि डेटा जो भी आपने दिया हुआ है, उसका बेसिस जो होता है जी। आपका मेन जो भी बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह होता है, उसके बेसिस पे चलता है। ठीक है तो सर। ये जो भी आपका सवाल है, जी। इसमें एक निश्चित आंसर नहीं दे सकते कि सिर्फ आधार ही चल जाएगा। जी। पर बाकी चीजों का भी अगर कोर्ट चाहती है तो मांग सकती है।
ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द केस क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है सर, तो आधार नंबर का उपयोग करके आखिर कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं जो प्राप्त की जा सकती हैं, किन किन सिचुएशंस में आधार होता है जो सर्विसेज लेने के लिए ज़रूरी होता है? जो आधार जब बना था, इनका 2016 का एक्ट था, उसका मेन पर्पस यही था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सुविधा देना चाहते हैं वो डायरेक्टली पहुंचे, और इस प्रोसेस में कोई करप्शन या कोई छेड़छाड़ ये सब ना हो। तो मेन उद्देश्य ये था कि गवर्नमेंट जो अपने सिटीजन को बेनिफिट दे रहा है जी। उसमें डायरेक्टली वो बेनिफिट जो है सिटीजन तक पहुंचे, यही मेन चीज था। ठीक है सर। अब आगे चल के इसमें बहुत सारी चीजें बढ़ के आई है। जी। तो अ, आधार का जो भी आपका पर्पस है एज एन आइडेंटिटी, जी। तो आप बैंक अकाउंट खोलने के लिए एक एक वन स्टॉप सॉल्यूशन भी बन सकता है, क्योंकि आपके आधार में आपका बहुत सारे डिटेल्स रहते हैं। तो ठीक है सर। इट अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, हम्म। ये आपके लिए बहुत सुविधा वाली चीज होती है, क्योंकि इस जो आधार का डेटा है उससे आपका केवाईसी वगैरह बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है सर। उसके अलावा मेन उद्देश्य तो मेनली तो ये गवर्नमेंट के ट्रांसफर के लिए बना था, पर लोगों ने इसकी सुविधा लिया है। बैंक अकाउंट हो गया, फिर अभी बच्चों का एडमिशन हो गया, तो ये सब चीजों में लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है सर, चलते चलते कोई क्वेश्चन लेना चाहूँगी ग्रीवांस रेड्रेसल पे कि ग्रीवांस रेड्रेसल के लिए लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं? बहुत ही कम शब्दों में आप जनता को समझा दे, थोड़ा सा दर्शकों को समझा दे कि क्या कर सकते हैं अगर कोई ग्रीवांस होती है तो। ग्रीवेंस अगर किसी को है तो ये यूआईडीआई को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका एक टोल फ्री नंबर है जी। 1947, जी। मतलब 1947। जी। उसमें जाके वो कर सकते हैं, या फिर वो ईमेल भी भेज सकते हैं help@uidai.gov.in, जी। और वहां जाके कंप्लेंट भी ऑनलाइन जाके वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े। हमारे साथ आज जुड़े हुए थे हमारे विशेषज्ञ अधिवक्ता गुरुदत्त अंकोलेकर जी, और आज हम बात कर रहे थे आधार एक्ट के बारे में। अगर आपका भी कोई सवाल है या कोई भी कानूनी राय आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।